बच्चों, हम लोग महाकवि निराला के द्वारा लिखी गई कविता उत्साह के संबंध में जानकारी हासिल कर रहे हैं। इसके संबंध में पहले भी चर्चा हो चुकी है। आज इसी विषय को और विस्तृत रूप में हम लोग जानकारी हासिल करेंगे। ठीक है। कविता का नाम है उत्साह और कवि का नाम है निराला। पूरा नाम है कवि का सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला एक छायावादी कवि है। ठीक है। और इनकी जो कविता है उत्साह, यह छायावादी कविता है। छायावाद के संबंध में तुम्हें बताया गया है कि यह एक विशिष्ट काव्य धारा है जो 1918 से लेकर 1938 तक चली थी। 20 वर्षों तक यह काव्य धारा, यह वाद चला। जिस समय यह कविता लिखी गई, जिस समय छायावाद था हिंदी साहित्य के इतिहास में, उस समय हमारा देश गुलाम था। ब्रिटिश सरकार भारत पर शासन कर रही थी। तो उसके ब्रिटिश सरकार के शासन में भारतीयों को बहुत ही संघर्ष करना पड़ा, कष्ट झेलना पड़ा, पीड़ा झेलनी पड़ी, दुख झेलने पड़े। ठीक है। और अत्यधिक पीड़ा, दुख, कष्ट के कारण भारतवर्ष के लोग एक तरह से निराश हो चले थे। उनमें उत्साह का संचार नहीं हो पा रहा था। कवि लोग भी परेशान थे, बेचैन थे। आखिर क्या किया जाए। उस समय देश को आजाद करने के लिए क्रांति छिड़ गई थी भारतवर्ष में। और तुम्हें जानकारी होनी चाहिए कि संसार में जितनी भी क्रांतियां हुई हैं, उन क्रांतियों में साहित्यकारों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। भारतवर्ष में जो आजादी के लिए क्रांति छिड़ी थी, उस क्रांति को मजबूत करने में भारतीय साहित्यकारों का बहुत बड़ा योगदान था। ठीक है। साहित्य जो है लोगों में चेतना भरता है। ठीक है। लोगों को साहित्य बताता है कि जीवन क्या है, क्या करना चाहिए, कैसे जीवन सुखी होगा, वो रास्ता बताता है। ठीक है। तो निराला जी ने इस कविता के माध्यम से निराश जनों में उत्साह का संचार कर रहे हैं। उन्होंने उत्साह का संचार किया। आज जब तुम लोगों के पाठ्यक्रम में इस प्रकार की कविता पढ़ने को दी गई है, तो तुम्हें इस बात को जानकारी दी जा रही है कि तुम्हारा यह देश किसी समय गुलाम था और यहाँ के लोग बिल्कुल हतोत्साहित थे, निराश थे। ठीक है। अकर्मण्यता ने सबको घेर रखा था।
क्या किया जाए, कोई उपाय नहीं सूझता था। तो ऐसी स्थिति में जो है उस समय के कवियों ने उत्साह जैसी कविताओं को लिख लिख कर लोगों को ऊपर उठाया, लोगों में चेतना भरी। ठीक है। तो इस प्रकार से यह जो कविता है उत्साह, ये लोगों में उत्साह का संचार कर रही है। ठीक है। उस समय के लोगों में आज भी इस कविता को पढ़ करके आदमी लाभान्वित होता है, लाभ हम भी उठा सकते हैं। ठीक है। दूसरी बात यह है कि इस कविता से तुम्हें इस बात की भी जानकारी मिलेगी कि छायावादी कविता किस तरह की होती है, उसकी विषय वस्तु कैसी होती थी, उसकी शैली कैसी होती थी, उसकी भाषा संरचना कैसी होती थी, उसके शब्द विधान क्या होते थे। तो इस कविता में हम देखते हैं कि कवियों ने, विशेष रूप से निराला जी ने, यहाँ पर उन्हीं की कविता है, तो इस कविता में क्या है, कोमल कोमल शब्दों का प्रयोग हुआ है। ठीक है। प्रकृति का वर्णन है, जैसे बादल प्रकृति का वर्णन है। और बादल जो है एक प्रकार से प्रतीकात्मक शब्द है, यहाँ पर प्रतीक के तौर पर कवियों ने बादल का प्रयोग किया है। कवि बादल से बरसने को गरजने को कहता है, तो बादल क्या है, एक क्रांति का प्रतीक है, बादल सृजन का प्रतीक है, बादल नवजीवन का प्रतीक है। ठीक है। बादल कल्पना का प्रतीक है, क्योंकि बादलों के ऊपर जो है कवियों ने कई प्रकार की सुंदर सुंदर रचनाएं की हैं, कविताएं लिखी हैं, और उनकी कल्पना देखने योग्य है वहां पर। ठीक है। तो इस प्रकार से बादल यहाँ पर एक प्रतीक के रूप में आया है। ठीक है। तो तत्सम शब्दों का प्रयोग है। फिर देखोगे चित्रात्मक भाषा का प्रयोग है, मतलब यह है कि कवि ने शब्दों के माध्यम से एक चित्र सा बना दिया है। ठीक है। तो जब शब्द के माध्यम से किसी विषय का वर्णन शब्द के माध्यम से कवि इस तरह करे कि वह विषय, उस विषय का एक चित्र सा हमारे मन में बन जाए, तो ऐसी भाषा को चित्रात्मक भाषा कहते हैं। इस तुम्हारे ही पाठ्यक्रम में बाल गोविंद भगत नामक एक पाठ है, उसमें लेखक ने बाल गोविंद का कितना सुंदर शब्द चित्र खींचा है। ठीक है। लगता है कि साक्षात बाल गोविंद यहाँ पर खड़े है कि नहीं। तो इसलिए चित्रात्मकता इस भाषा की एक विशेषता है, लाक्षणिकता इस भाषा की एक विशेषता है। ठीक। छायावादी कविता की विशेषता है। और प्रेम और सौंदर्य का वर्णन कवि ने छायावादी कविता में किया है, इसलिए प्रेम और सौंदर्य वर्णन जो है छायावादी कविता की एक विशेषता है। यह माने वस्तुगत विशेषता है। ये कविता में जो वस्तु, जो विषय का वर्णन किया जाता है। ठीक है। फिर मानवीकरण, कवि ने बादल का मानवीकरण किया है, मानव के रूप में दर्शाया है। कवि ने बादल से कहता है कि गरजो बरसो, तुम्हारे अंदर अपार शक्ति है, जीवनी शक्ति है। तो इस प्रकार से मानवीकरण, ये सब छायावादी कविता की विशेषताएं हैं, और ये सारी की सारी विशेषताएं इस कविता में मौजूद है। तो हम लोगों ने इस कविता के बारे में पढ़ा था कि कवि बादल से कहता है कि आसमान में छा जाओ, आसमान को घेर लो। ठीक है। और खूब गरजो, क्योंकि आज का जो समय है वो सिर्फ गरजने का समय है, बरसने से, धीरे धीरे बरसने से, फुहार बरसाने से काम चलने वाला नहीं है। अर्थात साधारण तौर पर
यदि किसी को बदलने को कहा जाए प्रेम से तो वो बदलने वाला नहीं है। अब तुम्हें गरजने का समय आ गया है, तुम गरज कर अपनी ताकत का एहसास कराओ, शक्ति का ज्ञान कराओ, ठीक है। और लोगों में जो है एक बदलाव की चेतना भरो। इस प्रकार से कवि बादल से कहता है, कहता है कि घेर घेर घोर गगन धाराधर हो, ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले। तुम्हारा जो रूप है वो बच्चे की तरह है, कोमल कोमल, तुम देखने में बड़े लगते हो, जैसे बच्चा लगता है, उसके सिर पर घुंघराले बाल होते हैं और बच्चा सुंदर दिखता है, दिव्य दिखता है, कोमल कोमल दिखता है, ठीक है। परंतु उस कोमल बच्चे के हृदय में भी तो वो क्या कहता है कि विद्युत छवि होती है? उसके अंदर भी वज्र छिपा हुआ होता है, जैसे बड़े आदमी के अंदर वज्र छिपा होता है, माने कठोरता का भाव छिपा होता है। वज्र मतलब कठोरता, है कि नहीं। जब आदमी बच्चे से बड़ा हो जाता है तो उसके अंदर कठोरता का भी भाव रहता है, कोमलता का भी भाव रहता है। तो यहाँ पर कवि ने बादल को बच्चे के रूप में देखा है, कहता है कि जिस प्रकार छोटा बच्चा जिसके सिर पर घुंघराले बाल होते हैं और उस बच्चे का रूप बड़ा ही सुंदर और दिव्य दिखता है, कोमल कोमल रूप दिखता है, बड़ा ही मधुर उसका रूप दिखता है, परंतु उसके अंदर जो है विद्युत छवि, विद्युत शक्ति रहती है, वज्र कठोरता का भी भाव होता है, जिसका पता बाद में चलता है जब वो बड़ा हो जाता है। उसी प्रकार से हे बादल, तुम्हारा रूप बाल की तरह, बच्चे की तरह दिखता है। तुम्हारे जो रूप है घुंघराले बाल की तरह है है कि नहीं। तो ललित ललित मतलब कि सुंदर सुंदर, काले घुंघराले, काले काले और घुंघराले बाल दिखते हैं। अब बाल कल्पना कैसे पाले, और बच्चे की तरह तुम दिखते हो, है कि नहीं। परंतु विद्युत छवि उर में कवि नव जीवन वाले। निराला जी ने बादल को एक कवि के रूप में भी देखा है, पहले तो बच्चे के रूप में देखा है कि नहीं, जिसका रूप जो है बड़ा ही सुंदर दिखता है और जिसके सिर पर घुंघराले बाल हैं, और घुंघराले बाल के कारण बच्चा का रूप और ही मोहक दिखता है। उसी तरह से बादल भी दिखता है कि नहीं। और फिर कहता है कि कवि बादल से कहता है कि तुम पहले तो बच्चे की तरह दिखते हो, परंतु तुम्हारे अंदर कोमलता और कठोरता दोनों के भाव छिपे हुए होते हैं, है ना। और फिर कवि जो है निराला जी ने बादल को कवि के रूप में भी देखा है, कहता है कि तुम एक कवि की तरह हो। जिस प्रकार कवि कल्पना करता है और कल्पना की सहायता से वो सुंदर सुंदर कविता लिख देता है, और उसकी कविता को जब सामान्य जन पढ़ता है तो उसको बहुत तरह की प्रेरणा मिलती है। उसी तरह से तुम किसी कवि से कम नहीं हो, कवि की तरह तुम्हारा भी रूप जो है बड़ा ही काल्पनिक है कि नहीं। जैसे कविता वगैरह जो है बिना कल्पना के तो नहीं बनाई जा सकती। कल्पना ही एक ऐसी चीज है जिसकी सहायता से कवि कविता लिखता है। कहा भी जाता है कि जहां न जाए रवि वहां जाए कवि। तो वहां कैसे चला जाता है, तो कल्पना की सहायता से, ठीक है। तो कल्पना क्या चीज है, कल्पना क्या चीज है। हम घर बैठे बैठे, जैसे कोई व्यक्ति, छोटे छोटे बच्चे को देखोगे राजा प्रजा का खेल खेलता है, मान लो है, राजा प्रजा का जो खेल खेलता है, तो वो बच्चा जो है उसी बच्चे की जो मंडली होती है, तो उसी मंडली में से कोई बच्चा राजा बन जाता है। तो ये क्या है, राजा बनना भी एक प्रकार से कल्पना है कि नहीं। बच्चे ने राजा की कल्पना कर ली है। तो उसी प्रकार से मान लो कि छोटे छोटे बच्चों को देखोगे, लाठी को घोड़े बना करके उस पर चढ़ जाता है और फिर वो दौड़ने लगता है, उसको लगता है कि हम घोड़े पर बैठकर दौड़ रहे हैं। तो लाठी को घोड़ा मानना ये क्या है, कल्पना है। तो इसी तरह से कल्पना की सहायता से कवि तरह तरह की कविताएं लिख देता है। तो बादल का भी रूप जो है वो काल्पनिक है और बड़ा ही
उस बादल को देख करके कवि के मन में जिस तरह 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 की कल्पनाएं जागती हैं, उसी तरह से यह बादल भी किसी कवि से कम नहीं है। जैसे कवि कविता के माध्यम से लोगों में उत्साह भरता है, उसी प्रकार से यह बादल भी लोगों में उत्साह भरने का काम करता है। कैसे? मान लो कि यदि सूखा पड़ जाता है, तो सूखा पड़ जाने के बाद आदमी क्या कहता है कि निराश हो जाता है कि अब कैसे फसल लगेगी खेत में, है लोग पानी कहाँ से पिएंगे, सारे के सारे पेड़ पौधे सूख रहे हैं, खेत सूख रहा है कि नहीं? लोग पानी के कारण जो है, अभाव के कारण निराश हो जाते हैं। परंतु जब आसमान में बादल छा जाता है तो लोगों में एक प्रकार से आशा का संचार होता है, लोग उत्साहित हो जाते हैं। जैसे जब वो बादल बरसने लगता है, उसका पानी धरती पर गिरने लगता है, खेतों में भर जाता है, तब लोगों में कितना उत्साह पैदा हो जाता है। तो बादल क्या है? बादल भी एक प्रकार से लोगों में आशा का संचार करता है, जीवन प्रदान करता है, उत्साह भर देता है, कवि की तरह। इसलिए कवि ने बादल को भी एक कवि के रूप में देखा है कि नहीं? कहता है कि विद्युत छवि उर्मे, तुम्हारे अंदर तो बिजली छिपी हुई है। हम देखते हैं बरसात के मौसम में आसमान में जब बादल छा जाता है तो बादल गरजता भी है, और क्या कहता है गरजने के पहले तो बिजली चमकती है, ठीक है, पहले बिजली चमकती है, और बिजली चमकने के बाद फिर बादल का गर्जन सुनाई देता है कि नहीं? दोनों क्रियाएं एक साथ होती हैं। परंतु का विज्ञान का यह मत है कि क्या कहता है कि प्रकाश की जो गति है वो ध्वनि की गति से अधिक तीव्र है। मतलब प्रकाश जल्दी आ जाता है और ध्वनि बाद में आती है कि नहीं? यही कारण है, कि वैज्ञानिक कारण है। ठीक है, जो बच्चा विज्ञान पढ़ता है, तुम लोग विज्ञान भी पढ़ते हो, तुम लोग अधिक जानकारी हासिल करोगे, लेकिन सच्चाई यही है, ठीक है, कि बिजली का चमकना और गर्जन दोनों एक साथ होते हैं, परंतु बिजली की चमक पहले आ जाती है, धरती पर दिखाई पड़ने लगती है, और गर्जन बाद में सुनाई पड़ता है। ठीक है, तो कवि जो है कहता है कि तुम्हारे अंदर बिजली छिपी हुई है, अर्थात आग भी तुम्हारे अंदर है। तुम चाहो तो इस आग का भी उपयोग कर सकते हो। कभी चाहता भी है, क्योंकि उस समय माने जब देश गुलाम था तो पूंजीपतियों का बोलबाला था, जमींदारों का बोलबाला था, और गरीब लोग जो है उन सब पर सब लोग, ये पूंजीपति वर्ग, ये सब जो है जमींदार लोग अत्याचार भी करते थे। तो एक प्रकार से कवि बादल से कहता है कि ऐसे ऐसे ऊंचे ऊंचे व्यक्ति पर तुम वज्रपात करो, बिजली गिराओ, तुम्हारे अंदर तो माने आग भी है, तुम वज्रपात भी करते हो। ठीक है, इसलिए कहता है कि विद्युत छवि उर्मे, कवि नव जीवन वाले, तुम कवि भी हो और कविता की तरह जो है लोगों में नया जीवन भरते भी हो। वास्तव में जब वर्षा होती है तो लोगों को नया जीवन मिलता है। पेड़ पौधे जो सूखने लगते हैं, उनको जब पानी मिलता है तो उनमें जीवन का संचार होने लगता है। उसी तरह से मनुष्य भी, जीव जंतु भी जब पानी का अभाव हो जाता है तो पानी के अभाव में तो बेचैन और व्याकुल हो जाते हैं, और जैसे ही वर्षा का पानी उन्हें मिलता है तो उनमें क्या कहता है कि एक जीवन का संचार होने लग जाता है। जल ही जीवन है। फिर आगे कहता है कि विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाग के सकल जन। कहता है विकल विकल, देखते हो कितना सुंदर कोमल कोमल शब्दों का, कोमल कांत पदावली का प्रयोग कवि करता है कि नहीं? विकल विकल, विकल मतलब व्याकुल, उन्मन थे उन्मन, उन्मन मतलब अनमना, क्या करे, है कि नहीं, इस प्रकार का भाव। तो कहता है उन्मन थे उन्मन, मतलब कि गर्मी के कारण जो है, कभी बताता है कि हे बादल,
आज सारे संसार में गर्मी से सभी लोग त्रस्त हैं, परेशान हैं, है कि नहीं? ऐसा लगता है कि व्याकुलता को भी व्याकुलता आ गई है कि नहीं? लगता है कि बेचैन भी बेचैन हो गया है कि नहीं? कवि की कल्पना देखो, कहता है कि विकल विकल उन्मन थे उन्मन, अब विश्व के निदाग के सकल जन, है कि नहीं? कहता है कि गर्मी से जो है विश्व के सभी लोग त्रस्त हैं, परेशान हैं, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन। कहता है बादल, तुम कहीं से आ जाओ, तुम्हारी तो कोई एक दिशा है नहीं, अज्ञात दिशा है, तुम किसी भी तरफ से आ सकते हो और आओ। और फिर कहता है तप्त धरा, आज धरती जो है तप्त हो गई है, भीषण गर्मी के कारण जो है तप्त हो गई है। हाँ, और जल से फिर शीतल कर दो, कहता है कि तुम जल बरसाओ ताकि शीतलता प्राप्त हो सके समस्त धरती को, समस्त प्राणियों को, है कि नहीं? और यहाँ के प्राणियों में, धरती वासियों में जो है नवजीवन का संचार हो सके। अब यहाँ पर देखो, कहता है कि कवि बताता है कि भीषण गर्मी सारे संसार में फैल गई। तो भीषण गर्मी फैलने का क्या तात्पर्य है? ऐसा तो नहीं है कि चूंकि पूरे संसार का जो भूगोल तुम देखोगे तो एक ही समय में सब जगह सर्दी या सब जगह गर्मी नहीं होती है। भौगोलिक भौगोलिक कारणों से किसी जगह सर्दी होती है तो किसी जगह गर्मी होती है कि नहीं? इस प्रकार से ऋतु परिवर्तन होता रहता है। लेकिन कवि कहता है कि आज समस्त विश्व में भीषण गर्मी व्याप्त है। इसका क्या मतलब हुआ? भीषण गर्मी का मतलब यह कि उस समय में केवल भारतवर्ष में ही अंग्रेज के खिलाफ आंदोलन नहीं चल रहा था, संसार के बहुत से ऐसे देश थे जहां जो देश खुद को स्वतंत्र करने के लिए या किन्हीं कारणों से वहां पर क्रांतियां चल रही थी, है कि नहीं? और सारे संसार में एक प्रकार से उथल पुथल मचा हुआ था, है कि नहीं? इसी को गर्मी कहा है। गर्मी का मतलब जीवन का जो है पटरी से उतर जाना, है कि नहीं? जीवन में विषमता का आ जाना, जीवन का असामान्य हो जाना, है कि नहीं? जीवन का जो है कष्ट में पड़ जाना। उस समय जो है, जिस समय देश में आजादी की लड़ाई चल रही थी भारतवर्ष में, उस समय में संसार के कई देशों में कई तरह की क्रांतियां चल रही थी, है कि नहीं? अमेरिका है, फिर रूस है, इंग्लैंड है, कई प्रकार के समस्त संसार में जो है किसी न किसी तरह से क्रांति चल रही थी। फिर क्या कहता है कि विश्व युद्ध भी हो चुका था, फिर दूसरे युद्ध विश्व युद्ध के लिए भूमिका तैयार की जा रही थी, है ना? तो कवि जो है समग्र दृष्टि से देखता है, समस्त संसार वासियों के प्रति कवि के दिल में ख्याल है, भावना है, सपना है। कवि जो है केवल भारतवर्ष की चिंता नहीं करता, वो समस्त संसार की चिंता करता है और बादल से कहता है कि समस्त संसार आज भीषण गर्मी से गुजर रहा है। तुम ही एक ऐसे क्या कहता है कि ऐसी शक्ति हो जो समस्त संसार को जो है एक कल्याण प्रदान कर सकते हो, समस्त संसार में बदलाव ला सकते हो। यहाँ पर बादल जो है नौजवान का प्रतीक है, जो नौजवान, जिस नौजवान के अंदर कोमलता, कठोरता, दोनों तरह के भाव होते हैं, और जो नौजवान क्रांति करता है और क्रांति से बदलाव लाता है कि नहीं? तो इस प्रकार से कवि जो है भारतवासियों और संसार के समस्त नौजवानों को एक प्रकार से बादल के माध्यम से संदेश दे रहा है बदलने का, अपने समाज को बदलने का, अपने देश को बदलने का, है कि नहीं? तो इस प्रकार से कवि की दृष्टि जो है बहुत व्यापक है। वो केवल भारतवर्ष के लिए नहीं सोचता, वो समस्त संसार
के लिए सोचता है, और कभी होता भी है वैसा ही, है कि नहीं? कभी जो है सिर्फ किसी खास देश के लिए नहीं, किसी खास समय के लिए नहीं होता, वह सार्वदेशिक होता है, सार्वकालिक होता है। और जिस कवि की कविता, जिस साहित्यकार का साहित्य सार्वदेशिक हो जाए, सार्वकालिक हो जाए, वो कभी मरता नहीं। आज जो है हम लोग भारतवर्ष में जो सूरदास है, तुलसीदास है, कबीरदास है, या जयशंकर प्रसाद हैं, या और भी जितने बड़े बड़े कवि हुए हैं, है कि नहीं, उनके साहित्य को संसार के अन्य देशों में भी लोग खूब चाव से पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? वे तो भारतवर्ष के कवि हुए, परंतु संसार के अन्य देशवासी भी इनकी रचनाओं को पढ़ते हैं। क्यों? तो उन्हें भी ऐसा लगता है कि इनकी कविताओं में उन्हीं के जीवन के बारे में कहा गया है। सच्चाई ये है। हम लोग भी भारतवर्ष में भी देखोगे, शेक्सपियर, मिल्टन, कीट्स, शेली वगैरह जो है, जितने भी बड़े अंग्रेजी के कवि हुए हैं, है कि नहीं, उनकी रचनाओं को तुम लोग पढ़ते हो। भारतवर्ष में भी लोग पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? उनकी रचनाओं में हमें भी लगता है कि हमारे जीवन के बारे में इसमें वर्णन है कि नहीं? तो इसका मतलब है कि ऐसे ऐसे कवि की जो रचनाएं हैं, वे सार्वदेशिक हो गए हैं, सार्वकालिक हो गए हैं। शेक्सपियर की रचना कभी मरेगी नहीं। तुलसीदास जी और वाल्मीकि, है कि नहीं, कालिदास की जो रचनाएं हैं, है कि नहीं, इनकी रचनाएं कभी मरेंगी नहीं। जब तक ये धरती कायम रहेगी, तब तक लोग इनको पढ़ते रहेंगे। इसका मतलब है कि इनकी रचनाएं सार्वकालिक हो गई। इसलिए जो बड़े बड़े कवि होते हैं, वो उनका विचार तुच्छ नहीं होता, संकीर्ण नहीं होता, है कि नहीं, बड़ा ही व्यापक दृष्टि उनकी होती है। निराला जी की भी यही खासियत है, नाम ही है इनका निराला, है कि नहीं? तो फिर कवि कहता है कि विकल विकल उन्मंथे उन्मन विश्व के निदाग के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन। अनंत के घन कहता है, अनंत कहते हैं आकाश को, घन कहते हैं बादल को। कहता है कि हे बादल, तुम्हारा तो घर अनंत आकाश है, परंतु अनंत आकाश में तुम कहाँ रहते हो, उसका कोई ठिकाना नहीं है कि नहीं? तो किसी भी दिशा से आओ, है कि नहीं, और आसमान में छा जाओ, और अपने शीतल जल बरसा करके धरती वासियों को जीवन प्रदान करो। तो इस प्रकार से बादल एक प्रतीकात्मक शब्द है। बादल का मतलब धरती के वे लोग जिनमें बदलाव की शक्ति है, जो चाहे तो अपने देश को, संसार को बदल कर रख सकते हैं, है कि नहीं? और आज बदलाव की जरूरत भी है, क्योंकि जिस समय देश आजादी का के आंदोलन के दौर से गुजर रहा था, उस समय देश में बहुत तरह की कमियां थी। लोग निराश तो थे ही, अंग्रेज के अत्याचार से परेशान थे ही, लोगों में गरीबी थी, अशिक्षा थी, जाति पाति की भावना अलग थी, उच्च नीच की भावना अलग थी, है कि नहीं, जमींदार का अत्याचार था, है कि नहीं, लगान लोग खूब जबरदस्ती वसूलते थे किसानों से, है कि नहीं, किसान लोग खेतों में मेहनत करते थे, परंतु उनका पेट नहीं भरता था, बेरोजगारी की स्थिति थी, है कि नहीं, महामारी फैल जाती थी। तो एक प्रकार से बड़ा ही संकटमय स्थिति थी भारतवर्ष की। और कवि जब देखता था इस देश की स्थिति को, तो कराहता था कवि। और कवि तो करेगा क्या, वो अपने अपनी भावना को शब्दों के माध्यम से व्यक्त कर देता है कि नहीं? तो इस प्रकार से बच्चे, यह जो कविता है, उत्साह नामक कविता, ये लोगों में उत्साह भरने के लिए लिखी गई है। ठीक है। और यह आजादी के आंदोलन के समय की कविता है, छायावादी कविता है। कवि का नाम निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, है ना। और इस कविता में जो है कवि ने बादल को एक विषय बनाया है।
तो इस कविता की विषय वस्तु बादल है और परिवर्तन चाहता है कवि। तो कवि की कामना क्या है इस कविता में? परिवर्तन है कि नहीं, सब तरह का परिवर्तन। और भाषा क्या है? भाषा जो है वो बड़ा ही कोमल कोमल शब्दों का प्रयोग किया गया है, तत्सम शब्दों का प्रयोग किया गया है। और क्या कहता है कि कहीं कहीं पर तुक भी है, कहीं कहीं पर तुक नहीं भी है। निराला जी जो है विशेष रूप से मुक्त छंद कविता के लिए जाने जाते हैं। वही एक ऐसे कवि हैं जिन्होंने कहा कि कविता के लिए छंद की कोई जरूरत नहीं है। जब हम लोग स्वतंत्र होना चाहते हैं, जब भारत स्वतंत्र होना चाहता है, तो भला कविता को हम क्यों बंधन में रखें? इसलिए कविता को भी स्वतंत्र करो, छंद से मुक्त करो। ठीक है, निराला जी ने कविता को भी छंद से मुक्त कर दिया, क्योंकि भारतवर्ष जो है अंग्रेज से मुक्ति चाह रहा था, आजादी के लिए लड़ रहा था। और आजादी जो है जीवन में आवश्यक है। गुलाम आदमी कभी प्रगति नहीं करता। प्रगति आदमी कैसे करता है, डेवलपमेंट कैसे आता है? स्वतंत्रता से। जब तुम स्वतंत्र रहोगे, किसी का दबाव तुम्हारे ऊपर नहीं रहेगा, तब तुम अपने ढंग से अपने जीवन को आगे की ओर ले जाओगे। परंतु जब किसी के बंधन में पड़ जाओगे, तुम गुलाम हो जाओगे, तो तुम्हारी इच्छा विकास करने की होगी, लेकिन कर नहीं पाओगे, तुम्हारी इच्छा दमित रह जाएगी। इसी तरह से जीवन जब आजादी की ओर बढ़ रहा था, तो कवियों ने कविता को भी आजाद करने की बात सोची, है ना। और निराला जी ने यह नारा भी दे दिया कि कविता को अब छंद से मुक्त करो। तो निराला जी ही जो है कविता को छंद से मुक्त कर चुके थे, इसलिए उन्हीं के समय से छंद मुक्त कविता लिखी जाने लगी। ठीक है, अब देखो बच्चों, इस कविता में कुछ प्रश्न भी हैं, लेकिन प्रश्नों में जाने से पहले निराला जी की एक और छोटी सी कविता है जिसका नाम है अट नहीं रही। ठीक है, यह भी छायावादी कविता ही है। तो इसमें क्या विषय है, कौन सी ऐसी बात है, किसकी ओर कवि ने संकेत किया है, इसके संबंध में हम लोग दूसरे दिन विचार करेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।